हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 60 मिनट सेशन में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और इजी ट्रिक्स के साथ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। ये है कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेंगे लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि शोध परिकल्पना, सैंपलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च आपको पता है कि दो चीजों से मिलकर बना है, री और सर्च। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो अगर कोई चीज ऐसी है, कोई पुराना फैक्ट है जिसके बारे में हम और ज्ञान कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी बारे में हमें नहीं पता, तो न्यू फैक्ट्स को, नए तथ्यों को हम ढूंढना चाहते हैं, पुराने तथ्यों को हम लोग ढूंढना चाहते हैं, किसी चीज का सीक्वेंस या व्याख्या देखना चाहते हैं तो हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च बहुत सारे प्रकार की होती है जिसमें देखो हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के रिसर्च को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रिसर्च ऐसा होता है कि कई लोग रिसर्च करते हैं सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। कई लोग रिसर्च करते हैं जिससे कि उनका एक्चुअल में उनको उस नॉलेज को इमीडिएटली कहीं पर यूज करना होता है। कई लोग रिसर्च करते हैं कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो रिसर्च करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई या उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। तो बहुत सारे प्रकार की रिसर्च होती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। इसके आंसर पर जाने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, यानी कि नए तथ्यों को खोजने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं पता किसी पर्टिकुलर एबीसी नाम की कंट्री के बारे में, मुझे नहीं पता उसके कैपिटल के बारे में, मुझे नहीं पता, तो क्या होगा, मैं गूगल पे जाकर सर्च करूंगी या फिर मैप में जाकर के उसको ढूंढूंगी। तो वो एक सर्च है, वो एक रिसर्च है। चाहे मुझे उस कंट्री में जाना है या नहीं जाना वो अलग चीज है, बट मुझे नॉलेज कलेक्ट करना है, दैट इज वन पॉइंट ऑफ रिसर्च।
दूसरा है कुछ मौजूदा स्थिति या समस्या की जांच करना। कुछ नॉलेज हमारे पास है किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में ऑलरेडी हम फंस चुके हैं या उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करना इज कॉल्ड रिसर्च। टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करना या उसको परखने के लिए भी हम लोग रिसर्च करते हैं। टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज अगर मेरे साथ होती है, एक इंसिडेंट अगर मेरे साथ होता है, तो वो क्यों हुआ, क्या मेरी कमियां रही थी जो वो मेरे साथ हादसा हुआ या इंसिडेंट हुआ, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, आगे आने वाले समय में कैसे हम उससे बच सकते हैं। ये सब चीजें, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर देने में भी रिसर्च हमें मदद करता है। ठीक है, कुछ साइंटिफिक टूल्स को डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, थ्योरी बनानी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं सिर्फ, तो इन सब के लिए रिसर्च ही हमें मदद करती है। ओके, सो अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसर्च क्यों किया जाता है? टू रिव्यू द लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा करने के लिए। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, क्या हमारे पास पहले से है उसका आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं। सिर्फ एक डिग्री पाने के लिए, कॉलेज की डिग्री पाने के लिए रिसर्च किया जाता है, या फिर टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, नए तथ्यों की खोज करना या पहले से जाने हुए तथ्यों की नई व्याख्यान करने के लिए रिसर्च किया जाता है। सो इसका क्या आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और यूनिट्स भी कवर करूं, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ओके, सो इसके बाद आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे, यानी कि अनुसंधान में कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि रिसर्च क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर रिसर्च को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप में नहीं करोगे, पहले स्टेप से सीधे चौथे स्टेप में कूदने की कोशिश करोगे, तो आपका रिसर्च प्रॉपर नहीं होगा। उसमें बहुत सारी कमियां, उसमें बहुत सारी खामियां भी रह सकती हैं। ठीक है, सो इसीलिए रिसर्च के स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्रिस वॉल ने ये कहा था, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or an issue। कि अनुसंधान किसी भी मुद्दे पर या किसी भी पॉइंट पर, किसी भी विषय को हमारी समझ को बढ़ाने, या फिर अगर उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। उसके बाद स्टेप्स में सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो देखो, अब रिसर्च करते क्यों है? आप लोग किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास वो प्रॉब्लम है। रिसर्च किया ही इसलिए जाता है ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। मान लीजिए कि मेरा सोशल वर्क पर रिसर्च चल रहा है, मैं पीएचडी कर रही हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि सोशल वर्क पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो सोशल वर्क में जो सोसाइटी है वो क्या-क्या मुद्दों से परेशान हो रही है, उसमें से किसी भी एक टॉपिक पर मैं रिसर्च करने लग जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, पहले सोशल वर्क मैंने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए अपने आसपास देखा कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोसाइटी फेस कर रही है। तो उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं। ठीक है? तो हमेशा अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तभी आप अपनी रिसर्च को शुरू कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि साहित्य समीक्षा। अब एक बार आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम पे आपको रिसर्च शुरू करनी है, लेकिन उसके बारे में जानना भी तो पहले पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, क्या इस प्रॉब्लम के बारे में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की आज से पहले किसी ने कोशिश की है या नहीं की है। ये सब चीजें देखने के लिए हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं। इसका मतलब ये है कि सेम टॉपिक, जो टॉपिक रिसर्च के लिए मैंने उठाया है, जो प्रॉब्लम मैं लेकर चल रही हूँ, उस टॉपिक पे पहले किस-किस ने डिस्कशन किया है, उन्होंने क्या-क्या इसमें ढूँढा, क्या उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं। तो वो लिटरेचर हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड।
तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना का निरूपण करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअल में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च में तीसरा स्टेप है कि हम कैसे परिकल्पना को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। अब देखो परिकल्पना होता क्या है। चलो ऐसे करते हैं, इस टॉपिक को हम आगे ही देखेंगे। इसमें से आप लोग 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इसको। अभी अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अब हमने परिकल्पना भी कर ली, उसके बाद हम रिसर्च को डिज़ाइन को फ्रेम करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये हम परिकल्पना कर सकते हैं। परिकल्पना को आप असम्पशन या फिर गेस करना भी बोल सकते हो, ठीक है? कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम क्या-क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, ये गेस करते हैं हम इस पॉइंट पे। एक बार हमने पॉइंट्स को गेस कर लिया, फिर डिज़ाइन बनाएँगे हम रिसर्च का कि यहाँ से मैं रिसर्च शुरू करूँगी, इस स्टेप पर जाऊँगी, इस स्टेप पर जाऊँगी, अगर ये वाला फेल हो गया तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है, दूसरा फेल हो गया तो तीसरे पे जाएँगे। पूरा एक डिज़ाइन हम रिसर्च का बनाते हैं। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन की, जो भी डेटा है, जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे रिसर्च के लिए कई बार फील्ड में जाना पड़ता है या फिर कई बार पुराने रिकॉर्ड्स देखना पड़ता है। उन सब के लिए कई बार अगर इंटरनेट से डेटा निकालना है, तो हम डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन जो है, इसके साथ ही एक चीज़ आ जाती है सैंपलिंग, ठीक है? सो सैंपलिंग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इन चीज़ों को मैं डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको बताने वाली हूँ, ओके? डेटा एनालिसिस होता है डेटा का विश्लेषण करना। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा पब्लिक में जाकर के किसी चीज़ के रिव्यूज़ माँगे जाते हैं, ठीक है? तो वो क्या हो रहा है, वो डेटा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है? वहाँ पर 100 लोगों से उन्होंने डेटा को कलेक्ट कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रिसर्च में 100 ही लोगों का डेटा यूज़ करोगे। आप उस डेटा को एनालाइज़ करोगे कि कौन-कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन सा वेस्ट है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन सामान्यीकरण और व्याख्या फिर उसकी होती है। इंटरप्रेट करते हैं कि जो डेटा, जो सिलेक्शन, जो प्रोसेस हमने अभी तक फॉलो किया है, क्या वो सही है, इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। उसके बाद बनती है रिपोर्ट, जो कि रिसर्च रिपोर्ट होती है, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। सो ये है रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। एग्जाम में इसमें से इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। तो क्या स्टेप्स होंगे? देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कलेक्टिंग द डेटा, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अभी मैंने आपको हर एक चीज बताई। मेथोडोलॉजी जो है, ये है मेथड यूज। कौन सा मेथड हम यहाँ पर रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग ऑफ डेटा के लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी बताता है, ओके? सो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शंस को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहला क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले ही आएगा, है ना? तो इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, 2, 5 एंड 6 ये सीक्वेंस फाइनल है। अब आपको चेक करना है इन दोनों में से कौन-सा पहले आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है? कमेंट जब करोगे तो एक प्रॉपर वे में कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, बी है, जो भी है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको कमेंट करके ही बता सकूँ आपका जवाब सही है या गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। तो अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार हैं, सबकी अपनी-अपनी वैल्यूज़ होती हैं, सबके अपने-अपने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? सो पहला आता है फंडामेंटल यानी कि मौलिक अनुसंधान। तो फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। अब मैं गूगल मैप में जाकर के देख रही हूँ कि अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका में पर्टिकुलर सिटी कहाँ पर है, ठीक है? मुझे अफ्रीका नहीं जाना, मुझे उस पर्टिकुलर सिटी में भी नहीं जाना, लेकिन बस मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं अफ्रीका को गूगल मैप में देखना चाहती हूँ कि कितना इनका एरिया है, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है? या फिर मैं देख रही हूँ कि मान लीजिए राफ्टिंग मुझे नहीं करनी है, कोई भी एडवेंचर, नेचुरल एडवेंचर मुझे नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके लिए जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, किसी बुक में पढ़ने जाते हैं या किसी फ्रेंड से भी पूछते हैं, तो वो सब आते हैं आपके बेसिक यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में।
ओके, यानी कि ये क्या करते हैं, ये थ्योरी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं, नॉलेज को गेन कर लेते हैं। उसको कब यूज करना है, आगे जाकर सच में कभी यूज करने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो भी इसमें पता नहीं होता। अगला है अप्लाइड रिसर्च, प्रयुक्त अनुसंधान। सो अप्लाइड रिसर्च, जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है, अप्लाइड रिसर्च किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अगर हम लोगों को इमीडिएटली जो हमारा नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ जाए, तो वो अप्लाइड रिसर्च होता है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमने नॉलेज, जो भी हमने ज्ञान कलेक्ट किया था, उसको अगर हम लोग एक्चुअल में कहीं पर अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च उस पॉइंट पर कर रहे हैं, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई जहां पर हम इमीडिएटली कर सकें। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च, जहां पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल में क्या होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी सेम प्रोसेस होता है। सो एक्शन रिसर्च ये होता है जहां पर हमें नॉलेज ढूंढना, गूगल पे सर्च करना, किसी से पूछने का समय नहीं है, इमीडिएट एक्शन लेना ही होगा। दैट इज द एक्शन रिसर्च, यानी कि इसको हिंदी में भी एक्शन रिसर्च ही बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी देखना कि जो एक्शन हमने लिया वो कितना इफेक्टिव है, क्या इससे किसी को फायदा भी हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, ये भी इसके अंदर आता है। अगला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करता है, किसी टॉपिक के बारे में मान लीजिए मैं सर्च कर रही हूँ, जैसे कि एग्जांपल सेम लेते हैं, सोशल वर्क के किसी टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या करेगी, इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन हमें देगी, इसकी सिर्फ वर्णना हमारे साथ करेगी, उसको पूरा कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, ये सब चीजें नहीं बताएगी। सो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, अगला आ जाता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है किसी भी चीज को। जो नॉलेज हमने अभी तक कलेक्ट किया, उस नॉलेज को जब हम कहीं पर यूज कर रहे हैं तो उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की अगर बात करें, क्वालिटी, अब देखो मान लीजिए मेरे पास 10 जूते हैं, 10 जोड़ी जूते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें से एक भी बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। 10 जोड़ी जूते हैं, 15 दिन चले और फट गए। दैट इज़ द क्वालिटी। सॉरी, थोड़ा-सा ये गड़बड़ हो गया। देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी बताती हूँ दोनों एक साथ। क्वांटिटी होता है नंबर, मात्रा कितनी है। जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन बेस्ट कुछ भी नहीं है। काम के सिर्फ 1 या 2 ही होंगे। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है? दैट इज द क्वांटिटी। बहुत ज्यादा चीजें हैं लेकिन काम में कुछ आती हैं। क्वालिटी क्या होता है, चाहे थोड़ा ही होगा, चाहे एक ही जोड़ा जूती होगा, लेकिन वो बेस्ट होगा, जिसको मैं डेली भी यूज करूँ 5-6 साल तक वो नहीं फटेगा। दैट इज द क्वालिटी। तो रिसर्च में भी ऐसा होता है कि आप ज्ञान अपना ऐसा कलेक्ट करो जो कि क्वालिटी में हो। एक ऐसा ज्ञान लो जो कि बेस्ट क्वालिटी का हो, चाहे एक ही जगह से नॉलेज लो। क्वांटिटी में होता है कि बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लिया, काम आपके कुछ भी नहीं आया। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। क्वालिटी में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है और क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के साथ काम करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल डेटा होता है। ठीक है, एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या करता है, किसी भी इशू का जो मीनिंग है उसके डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करवाता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे कि सर्वे है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को क्वालिटेटिव बता रही हूँ। जैसे कि सर्वे हम लोग करते हैं, फोकस ग्रुप हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है। ठीक है, फोकस ग्रुप पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, इंटरव्यू पढ़ा है। ये सब क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने डिटेल में बता दिया, नंबर्स पे डिपेंड करता है, कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, हु व्हाट वेयर व्हेन, हु व्हाट वेयर
एंड व्हेन, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इन सब से रिलेटेड अगर कहीं पर नजर आए, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इसमें आपके सर्वे रिसर्च, ठीक है, इसके और भी प्रकार होते हैं। सर्वे रिसर्च इसके अंदर आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अभी हमने ये पढ़ा 4th नंबर पर, ठीक है। इसके अलावा कोरिलेशनल जो है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है, ना कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर। सिर्फ उस रिसर्च से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगला है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च का एक कीवर्ड बताती हूँ, जहां पर भी आपके पास एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात की जा रही हो, वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो वो एम्पेरिकल रिसर्च है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना किसी चीज को, निदान करना किसी चीज का। जैसे कि अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ये ढूंढ रही हूँ कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर डायरेक्टली आपको दवाई नहीं देते, पहले वो आपसे डायग्नोस करते हैं। वो पूरा चेक करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हुई क्यों? इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो? क्या ये आप कैसे बाहर निकल सकते हो नहीं, ये प्रॉब्लम आपको हुई क्यों? क्या खाया, क्या पिया, सब पूछते हैं। क्या आपकी फैमिली में भी ये इश्यू पहले किसी को रहा है? तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इंक्रीमेंटल रिसर्च होता है जो बढ़ता जाता है, इस तरीके से आगे-आगे स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ता जाता है, ठीक है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कोई इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद हमें पता चला और हम उसकी रिसर्च फिर कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखो, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों ने सुना, कितना बड़ा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल था। हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान, इतिहास में क्या हुआ है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इतिहास में क्या चीजें हो चुकी हैं, उन वैल्यूज को उठाकर हम अभी जो रिसर्च करेंगे। डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडक्टिव और डिडक्टिव, यस। तो सबसे पहले इंडक्टिव, देखो डिडक्ट करना होता है किसी चीज को कम करना, तो ऊपर से नीचे की ओर जब रिसर्च आता है, हायर लेवल से लोअर लेवल पर जब रिसर्च करने लगते हैं तो वो डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव होता है जब नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। इंडक्टिव रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? थियोरी बिल्डिंग रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इंडक्टिव में, है ना? मैंने अभी बताया नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, थ्योरी बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर प्लान के साथ हम आगे रिसर्च की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? थ्योरी जनरेशन जो भी होता है ना, उसका पहला स्टेप होता है इंडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव में क्या करते हैं? पहले रिसर्च करना शुरू कर देंगे, हायर लेवल से शुरू करेंगे और फिर लोअर लेवल पर डायरेक्टली मूव करेंगे, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिसर्च पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, कल हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सो मूल्यांकन करना इसमें होता है। सो इसका करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जब भी, अब देखो यहाँ पर कंसर्न विथ थ्योरी बिल्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिना, अभी मैंने आपको बताया थ्योरी बिल्डिंग कहाँ पर होती है? बेसिक रिसर्च में होती है। सो बी को अगर हम थर्ड से मिला देंगे तो एक भी स्टेटमेंट, अगर ये टाइप्स ऑफ रिसर्च की पहली स्टेटमेंट भी आपने मेरी अच्छे से सुनी होती ना, तो भी आप लोग इसका आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है। उसके अलावा देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पर भी आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, जो भी थ्योरी हमने सेलेक्ट की थी, कलेक्ट की थी, उसको यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएट करना मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। किसी को मूल्यांकन करना मतलब किसी को जज करना। टीचिंग में ये चीजें हमने कल ही डिस्कस की हैं। अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ बेझिझक जितनी मर्जी बार चाहे आप पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें बेसिक टाइप्स हैं। बेसिक रिसर्च, यहाँ पर पूछा था, बेसिक रिसर्च लिखा था ना, और यहाँ पर इसको फंडामेंटल रिसर्च लिखा है, चीजें एक ही है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो।
ठीक है। अप्लाइड एक्शन केस स्टडी एक्सपेरिमेंटल, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं? कई बार क्या होता है, आपने कई सर्वेज देखे होंगे जहां पर लोगों से इंटरव्यू लिए जाते हैं पब्लिकली। पब्लिक के बीच में जाकर लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो रिसर्च हो रही होती है। ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि मेरे कॉलेज में जाकर मैं रिसर्च के लिए कुछ लोगों से रिव्यूज लेना चाहती हूँ, उनका फीडबैक लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे सोशल वर्क मेरा टॉपिक है अगर, तो मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि कौन सोशल वर्क करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग सोशल वर्क करते हैं और उनके बारे में, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो मैं क्या करूँगी, कॉलेज में चली जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी, वहाँ पर 10,000 बच्चे हैं। अब 10,000 बच्चों से तो चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। तो हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी जनसंख्या में से कुछ चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सैंपल। ठीक है, उसको बोला जाता है सैंपल। तो सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये भी एक तरीका है। 2 तरीके से सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। सो सैंपलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है जो मैंने आपको अभी बताया, उसको याद रखिए। बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनसे हम अपनी रिसर्च के लिए डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे आप लोगों ने ना ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लोगों से जा कर के पब्लिक प्लेस में, कहीं पर भी मार्केट में, मॉल्स में लोगों से जा कर के पूछा जाता है कि बताइए अपनी कंट्री के बारे में, अपने पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे बेसिक क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि उसमें बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ, यंग बच्चे भी, छोटे बच्चे, एडल्ट्स, एडोलेसेंट, हर तरीके का बच्चा, एडोलेसेंट तो नहीं, एडल्ट और बाकी कॉलेज गोइंग या बड़े अंकल आंटी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होती। बहुत सारे लोगों को पता होती है, बहुत सबको नहीं पता होती। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज़ पर? वो सिर्फ वीडियोज़ नहीं बना रहे, एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ भी नहीं होता। वो एक रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को अपने देश के बारे में पता है, कितने लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जागरूकता है। ठीक है? सो सैंपलिंग के लिए इसी को सैंपलिंग बोला जाता है, कि वो रैंडम लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब सैंपलिंग के 2 प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को दोनों को ही 2-2 हिस्सों में बाँटा गया है। ठीक है, 2-2 हिस्सों में बाँटा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसको मैं फटाफट बताती हूँ। डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक वीडियो ऑलरेडी है, अगर आपने वो, डेफ़िनेटली मुझे पता है बहुत बच्चों ने नहीं देखी होगी। मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ कमेंट में लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है? आप लोगों ने बचपन में प्रोबेबिलिटी सुनी होगी, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी, वो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस जो आते थे ना, कि यहाँ पर मल्टीपल कार्ड्स हैं, आप इनमें से कौन से कार्ड को उठाओगे? तो रैंडम सिलेक्शन होता है, किसी भी कार्ड को मैं एकदम से उठा सकती हूँ। यानी कि 15 कार्ड्स में से सबको बराबर का अधिकार है कि मैं किसी को भी उठा लूँ। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यही होती है कि 10,000 बच्चे, 1000 रख लेते हैं चलो, 1000 बच्चा मेरे कॉलेज में है, उनमें से चलते-फिरते किसी को भी मैं उठा लूँगी। मुझे ये पसंद आया, चलो इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूसरा ये पसंद आया, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई मैंने सिलेक्शन नहीं रखा कि मैं सिर्फ बॉयज़ से पूछूँगी, सिर्फ गर्ल्स से पूछूँगी या फिर इस क्लास वाले बच्चे से पूछूँगी। रैंडमली आते-जाते किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। 4 प्रकार हैं, सिंपल रैंडम, क्लस्टर, सिस्टेमैटिक और स्ट्रैटिफाइड। ठीक है? उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें एक रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो मैं रखूँगी ऐसा कि मैं सिर्फ गर्ल से ही क्वेश्चंस पूछूँगी, या फिर मैं सिर्फ लड़कों से ही क्वेश्चंस पूछूँगी, या फिर एक क्राइटेरिया हम ये रख सकते हैं कि कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन पूछूँगी। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि सबको इसमें बराबर का अधिकार नहीं है सेलेक्ट होने का, इसमें क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये बिल्कुल आपका क्लियर है। इनके 4 प्रकार को याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। इसमें सिंपल रैंडम सैंपल आता है, ठीक है? इसमें देखो, इतने सारे बच्चों में से मैंने किसी को भी सेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही अक्कड़-बक्कड़ किया और उठा लिया, ऐसा होता है ना? किसी को भी उठा लिया।
अब देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग जैसे स्कूल में पढ़े हो, आपके स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे हैं। कई बार अगर मान लीजिए कि किसी डांस ग्रुप के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? या फिर किसी इवेंट के लिए बोला है कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को कि आप 10 बच्चों को लेकर आइए। कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो टीचर कई बार क्या करते हैं, बस ऐसे बोल देंगे कि हर क्लास से 2-2 बच्चे को उठा लेंगे, बिना सोचे-समझे। जो उनको लगता है कि कोई एक्टिव बच्चा है या ऐसे बच्चों को उठा लेंगे, ठीक है? एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि इवेंट में जो 10 बच्चों को उठाना है, वो इस बेसिस पे उठा सकते हैं कि जिन बच्चों की हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है, उनको लेकर आया जाए, चाहे उसमें जितने मर्ज़ी गर्ल्स हों, जितने मर्ज़ी बॉयज़ हों। तो ये वाला एग्ज़ाम्पल था प्रोबेबिलिटी का, ये था नॉन प्रोबेबिलिटी का। इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स दे दिए, अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सबको, है ना? सिंपल रैंडम मैंने बता दिया। सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक में क्या होता है, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो 8 हैं ऊपर वाली रो में, तो इन्होंने क्या किया, सिस्टेमैटिक सेलेक्ट किया। पहले 1 को सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़कर 1 को सेलेक्ट किया, फिर 2 बच्चों को छोड़कर 1 को सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़कर 1 को, फिर 2 बच्चों को छोड़कर 1 को सेलेक्ट किया। तो ये है सिस्टेमैटिक, एक सिस्टम के साथ काम किया जा रहा है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में स्ट्राटास बनाए जाते हैं। स्ट्राटा, स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर अलग-अलग कलर्स हैं। मान लीजिए ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पहले 2 हिस्सों में बाँट दिया गया, लड़के और लड़कियों को। उसके बाद रैंडम उठा लिया गया। उसके बाद 5 लड़कियाँ, 5 लड़के, कोई भी आ जाओ। जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया वो आ जाएँगे। तो रैंडमली हमने सेलेक्ट कर दिया। क्लस्टर सैंपलिंग में भी क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में भी ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। लेकिन क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में ये डिफरेंस है कि स्ट्रैटिफाइड में देखो अलग-अलग कैटेगरी हो गई, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गए। क्लस्टर में 3-3 के ग्रुप बन गए जिसमें लड़कियाँ, लड़के सब मिक्स हैं और इनमें से उठाया जाएगा। जैसे इसमें से हमने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, इसमें से तीनों को सेलेक्ट कर लिया, इसमें से एक को सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से क्लस्टर बन जाते हैं। ठीक है? उसके बाद आते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैटेगरी के। ठीक है, सो कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, मोस्टली एक्सेसिबल जो होते हैं, जो बेस्ट बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्विज के लिए सेलेक्ट करना है तो इसमें ऐसे रैंडम तो नहीं उठा लेंगे किसी को भी। इसमें जो बेस्ट बच्चे हैं या क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स रहते हैं जो हमेशा से, उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो कन्वीनियंस है, ठीक है। वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग, अब वॉलंटियर क्या होते हैं, जो बच्चे खुद से आगे बढ़कर कुछ करते हैं। तो सब में से जो खुद से आगे आना चाहते थे उन बच्चों को उठा करके यहाँ पर यूज़ किया गया। पर्पसिव सैंपलिंग, पर्पस क्या है, उनको सेलेक्ट क्यों किया जा रहा है? अगर एक्टिंग के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वो बच्चे ही आएँगे जो कि एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, डांस के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, तो वही बच्चे आएँगे जो कि डांस में इंटरेस्टेड हैं। तो ये पर्पसिव सैंपलिंग में पर्पस होता है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। और अगला आ जाता है हमारे पास स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, इसमें किसी को भी सेलेक्ट कर पाना थोड़ा-सा हार्ड होता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट विद अदर पार्टिसिपेंट्स। जैसे मुझे कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो पहले मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, एक बच्चे ऐसे हैं जो कि हर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो कि नहीं इन्वॉल्व रहते। तो इनके ग्रुप में से मैंने कुछ उठा लिए, इनके ग्रुप में से मैंने कुछ उठा लिए, लेकिन पहले कैटेगराइज़ इनको कर दिया। ठीक है? इसमें क्या होता है, जितने लोगों से आप जुड़ते चलोगे, जैसे आपने पहले क्या किया, आपने पहले इन 2 से मिले, इन 2 से आगे आपको 3 लोग और मिले, 3 लोग और मिले, तो ये स्नोबॉल सैंपल है। इसके अलावा एक सैंपलिंग का और टाइप होता है जिसको बोला जाता है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, कोटा सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप में ही आता है। यू फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स। पूरी पॉपुलेशन को बराबर के ग्रुप्स में बाँट देते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद सैंपल यूनिट को कलेक्ट करते हैं, जिसको कोटा बोला जाता है, ओके? सो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आता है। इसके बाद फिर अगला है हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपको बताया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही होता है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना करना। अब देखो मैं किसी प्रॉब्लम में फँस गई, मैं अपनी किसी फ्रेंड के पास गई, मैंने उनको बोला कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, उन्होंने ये रास्ता बताया।
ठीक है, दूसरे ने कुछ और ट्रिक्स बताई, तीसरे ने कुछ और ट्रिक्स बताई, सब मुझे सॉल्यूशन दे रहे थे, लेकिन मुझे इमेजिन मैं नहीं कर पा रही थी, मैं फाइनल चेक नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन-सा परिकल्पना की ओर जाऊँ। ठीक है? सो किसका सॉल्यूशन मेरे लिए बेस्ट है, किस रास्ते पर मैं जाऊँ, किसके आइडिया को मैं अपनाऊँ, ये मैं कन्फर्म नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं, परिकल्पना की जाँच भी करते हैं, ओके? हाइपोथेसिस में क्या होता है, अब जैसे हाइपोथेसिस ऐसा होता है कि मैंने सोच लिया कि चलो 3 सॉल्यूशन मुझे मिल गए, तीनों अच्छे लग रहे हैं। एक को ट्राई किया, सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दूसरे पे जाएँगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तीसरे पे जाएँगे। ये होता है हाइपोथेसिस के केस में। तो रिसर्च डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं कर सकते। रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए पहले आपको हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके अल्टरनेटिव भी रखने पड़ते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो क्या करूँगी? ये कभी काम नहीं करेगा तो क्या करूँगी? A hypothesis is a statement that introduces a research question and proposes an expected result. ठीक है? रिसर्च क्वेश्चन को ये इंट्रोड्यूस करता है और उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं, सिर्फ अपेक्षित परिणाम हमारे सामने रखता है। हाइपोथेसिस एक assumption है, ये एक धारणा है। इट इज एन आइडिया दैट इज proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. तो हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है हमेशा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तब तक इसको फाइनल नहीं किया जाता। ओके, सो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इन दोनों हाइपोथेसिस में टाइप एरर्स भी होते हैं, दो एरर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, इन सभी चीजों को हम आगे जाकर डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है दो प्रकार के हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या फिर HA के नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है शून्य, खाली। ठीक है, कुछ भी नहीं। सो नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलता है कि दो चीजों के बीच में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, दो चीजें कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये बोलता है कि ए कभी भी बी के समान नहीं हो सकता, सी कभी भी डी के समान नहीं हो सकता, कभी भी दो चीजें बराबर नहीं होगी। ए या तो बड़ा होगा बी से, ए या तो छोटा होगा बी से, लेकिन ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। ये नल हाइपोथेसिस हमें बोलता है। नल मतलब खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे आप याद रखिए कि इसमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, सो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ये बोलता है कि इसके अलावा देखो, दिस शुड बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया परिकल्पना को टेस्ट किए बिना हम उसको यूज कभी भी नहीं करते। पहले परिकल्पना बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसका जो हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है उसके दो प्रकार को चेक किया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है। फिर देखते हैं कि टेस्टिंग के बाद किसको हम फाइनल करें। ओके, सो दिस शुड बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो जब परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसमें जो स्वतंत्र चर है, जो स्वतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अगर उसमें हम चेंजेस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो इसमें पहले ही बोल दिया कि ए बी के बराबर है ही नहीं, एक वेरिएबल दूसरे के बराबर है ही नहीं, तो ये क्या बोलेगा? अगर हम ए में चेंजेस कर देते हैं, ए के आगे ए प्लस ए लगा देते हैं, इसके आगे 3 प्लस ए लगा देते हैं, ये तो तब भी बोल रहा है कि बराबर नहीं है। तो यही है कि अगर कोई भी चेंज इसमें हम कर लेते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट स्टेट्स रिजल्ट्स आर ड्यू टू चांस। इसमें बोला गया है कि बाय चांस से रिजल्ट्स आ जाते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, हमें स्पेसिफिक कोई जांच नहीं करनी होती। ये बोलता है नल हाइपोथेसिस। उसके बाद वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसका दूसरा नाम रिसर्च हाइपोथेसिस भी है। ये बोलता है कि दो चीजों में हमेशा रिलेशनशिप होता है, दो चीजें हमेशा बराबर होती हैं। ए बी के बराबर है, अगर ऐसा आएगा
तो वो वैकल्पिक परिकल्पना है। इसमें कहा गया है कि दो चर के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध हमेशा होता है। एक प्रायोगिक विकल्पना भविष्यवाणी करती है कि स्वतंत्र चर में हेरफेर होने पर निर्भर चर में क्या परिवर्तन होगा। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक अनुमान लगा सकता है कि अगर दो वेरिएबल्स में से किसी एक में हम चेंजेस कर लेते हैं तो दूसरे पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक हम बोल रहे हैं a इज इक्वल्स टू बी, यानी कि दो और दो बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक में मैंने चेंजेस कर दिया, अगर इसमें मैंने लिख दिया 2 × 2 इज इक्वल्स टू 2, तो एक में अगर हम चेंजेस लाते हैं तो दूसरे में तो उसका फर्क पड़ेगा ही। तो इसी चीज की भविष्यवाणी क्या करता है, इसी चीज की प्रिडिक्शन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करता है। इट स्टेट्स दैट द रिजल्ट्स आर नॉट ड्यू टू चांस। उसमें बोला जाता है कि बाय चांस, संयोग से कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं आता। इसके लिए आपको जो है सही तरीके से रिसर्च करना ही पड़ता है, हर एक फैक्ट और फिगर को यूज करके। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जैसे हम बात कर रहे थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार की रिसर्च का है, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी फ्रेंड ने मुझे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ बताया, दूसरे ने कुछ और बताया, तीसरे ने, चौथे ने, सबने अलग-अलग तरीके बताए। तो हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि पता नहीं कौन-सा तरीका हमारे लिए फ्रूटफुल हो। ओके? अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के एरर जो होते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको दोनों टाइप के एरर्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें कहा है जब एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है। अभी हमने नल हाइपोथेसिस में पढ़ा कि इसको अस्वीकार भी कर दिया जाता है परिकल्पना के प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अगर कोई एक रिसर्चर है, उन्होंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल दिया कि ये गलत हाइपोथेसिस है, इसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, ये मेरे को सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा ही नहीं। ठीक है, एंड इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ये एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करें। अब एक फ्रेंड की ट्रिक को अगर मैं कैंसिल करती हूँ, दूसरे वाले को भी कैंसिल करती हूँ कि मैं ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं करूंगी, तो तीसरे फ्रेंड ने जो आइडिया दिया, फाइनल मेरे पास वही ऑप्शन रहता है। तो वैसे ही होता है ऑल्टरनेटिव में। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली, सो आंसर है टाइप 1 एरर। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। देखो टाइप 1 एरर क्या होता है। नल हाइपोथेसिस H0 मैंने आपको बताया था। ठीक है, H0 अगर नल हाइपोथेसिस सत्य है, पहली फ्रेंड की बताई हुई जो स्टेटमेंट थी, जो ट्रिक थी, वो बिल्कुल सही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने बोला कि ये फ्रेंड का एहसान मुझे नहीं लेना। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके ट्रिक को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, निर्णय को अस्वीकार कर दिया। नल हाइपोथेसिस अगर बिल्कुल ट्रू था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी कारण की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया, फेल्स टू रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं किया, फेल हो गई रिजेक्ट करने में। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इनका आइडिया शुरू से बताती हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो गया है। देखो, नल हाइपोथेसिस यानी कि मेरी किसी फ्रेंड का एक आइडिया बिल्कुल सत्य था। ठीक है, और मैंने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया। ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी है, फेल टू रिजेक्ट, अस्वीकार करने में विफल। मतलब रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट किया। सिंपल सी चीज लिखी हुई है, बस कंफ्यूज कर दिया गया है बच्चों को। सो उनके आइडिया को अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा करेक्ट डिसीजन था। फ्रेंड का आइडिया अच्छा लगा, मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं सॉल्यूशन तक पहुंच गई, प्रॉब्लम से बाहर निकल गई, तो मेरा डिसीजन सही था। लेकिन वहीं पे अगर उसी डिसीजन को, वो डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने उस डिसीजन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि इस फ्रेंड का एहसान मैं नहीं लूंगी या मैं नहीं करूंगी, मैंने उसके बिल्कुल सत्य डिसीजन को भी रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर होता है। ओके, इससे टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा है कि जो फ्रेंड का एक आइडिया था वो फॉल्स था, वो गलत आइडिया था।
ठीक है? असत्य आइडिया था, उसने बेकार आइडिया दिया, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या कर दी, गलती कर दी उसको एक्सेप्ट करके, तो वो टाइप 2 एरर हो गया। वहीं अगर उसी फ्रेंड के गलत आइडिया को अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया, गलत आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा सही डिसीजन था। रियल लाइफ एग्जांपल जो दे रही हूँ, फ्रेंड का सॉल्यूशन, फ्रेंड का आइडिया, इसको रिलेट करो, अच्छे से समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो ये एक और टेबल मैं लेकर आई हूँ। नल हाइपोथेसिस सत्य था, ट्रू था, हमने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर हो गया, फॉल्स पॉजिटिव इसको बोलते हैं। ये ट्रू था, हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, बिल्कुल सही डिसीजन था, इससे कोई गलत इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ा। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, रिजेक्ट कर दिया, करेक्ट डिसीजन था, और ये टाइप 2 एरर था, अगर गलत डिसीजन को मैं एक्सेप्ट कर लेती तो ये 2 टेबल्स हैं, जो भी आपको इजीली कंफर्टेबल लगता है, जो भी उस पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हाइपोथेसिस के कुछ प्रकार भी होते हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था। डिस्क्रिप्टिव, नल, एक्सप्लेनेटरी, ऑल्टरनेटिव, इसमें सिर्फ 2 अभी तक हमने पढ़े हैं, उसी से आंसर आपको मिल जाएगा। सो पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, तो ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है प्रिडिक्ट नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सो सेकंड को हमने थर्ड से मैच कर दिया। एक्सप्लोर, उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव पढ़ा, ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है, प्रोवाइड अ चांस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थ्योरीज। ठीक है, प्रोवाइड एक और चांस हमें देता है नई थ्योरी को डिस्कवर करने का। एक फ्रेंड का एक्सेप्ट नहीं किया था नल वाला, तो ऑल्टरनेटिव पे जब जाएंगे तो इसने क्या किया, हमें मौका दिया कि मेरे पास यही ऑप्शन है, अब यही करना पड़ेगा। तो ये डिस्कवरी, न्यू थ्योरीज को डिस्कवर करने का एक मौका हमें देता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब और डिफाइन द टॉपिक, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना है या उसको डिफाइन करना है तो डिस्क्रिप्टिव होता है। और एक्सप्लेनेटरी क्या करता है, एम्स टू एक्सप्लेन, डेफिनेशन देखो, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब है, एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो आंसर आ सकता था, है ना। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो अभी मैं आप लोगों के लिए 60 मिनट्स में, अब इस वीडियो में 60 मिनट्स में हम एक यूनिट को कवर कर रहे हैं, है ना। अब ये कंप्लीट सीरीज होने के बाद ये पूरे 10 यूनिट्स या जितने भी इंपॉर्टेंट 7 टू 8 यूनिट्स हैं, इनको कवर करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से 60 मिनट्स में कंप्लीट यूनिट के पीवाई क्यूज मैं आपके लिए लेकर आऊं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं तभी वो सीरीज को शुरू करूंगी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि मंडे से नहीं, तो हम ऐसा करेंगे कि मॉर्निंग में ये 60 मिनट्स वाला थ्योरी सेशन लेकर आएंगे, और इवनिंग में उसी यूनिट का 60 मिनट का हम एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। तो आप अगर बोलोगे तो लाइव सेशन भी मैं लेकर आऊंगी या फिर रिकॉर्डेड सेशन भी मैं लेकर आऊंगी। तो अगर ये आप चाहते हो कि हम शुरू करें एक नया इनिशिएटिव, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अगला है रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान की नैतिकताएं। अब देखो, किसी भी चीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उनको फॉलो करना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो रिसर्च में कुछ नैतिकताएं होती हैं जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। अब उस नैतिकता में पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, वो ये आती है कि एथिक्स आर प्रिंसिपल्स। पहले ये देख लेते हैं, एथिक्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, जो कि हर एक दैट हेल्प अस टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू, जिन चीजों की हम कदर करते हैं उन चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए हमें ये मदद करता है। रिसर्च एथिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा कलेक्शन। अब देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में जाते हैं, in all previous stages, ethical issues are very important. The last stage of successful research is reporting. Ethics always help us to identify right or wrong, differentiate good or bad. So ethics हमें बताती है कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एथिक्स में जैसे देखो, मैंने मान लीजिए रिसर्च की एबीसी नाम की टॉपिक पर 5 साल, 5 इयर्स मैंने अपने जीवन के लगा दिए इस रिसर्च पर। अब कोई पर्सन आ गया, XYZ नाम का कोई बच्चा आ गया, सेम टॉपिक पर वो रिसर्च करने लग गया।
अब उस बच्चे ने क्या किया, सेम टॉपिक था, उनको लगा कि अंकिता मैम की रिसर्च की तो बहुत अच्छी थीसिस है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ही डेटा को, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था, मैंने जो सैंपल सेलेक्ट किए थे, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, उन सभी चीज़ों को इसने एज़ इट इज़ यूज़ कर दिया। जैसे का तैसा यूज़ कर दिया। तो ये रिसर्च की नैतिकताओं के खिलाफ है। ऐसे में मैं इन पर केस भी कर सकती हूँ। तो रिसर्च एथिक पहला तो ये चीज़ बोलता है, इसको बोला जाता है प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। ओके? उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाती है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मान लीजिए मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ, ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों किसी एक टॉपिक पर मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। मेरा कोई बहुत खास दोस्त है डी और ई। अब मैंने क्या किया, हमारे 3 लोगों के बीच में रिसर्च का जो प्लान बन रहा था कि आगे आने वाले समय में हम इस टॉपिक पर ये काम करेंगे, हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सारी चीज़ें मैंने आकर बाहर किसी दूसरे बंदे को बता दी। तो मैंने क्या किया, गोपनीयता को भंग कर दिया। तो ये भी रिसर्च की नैतिकताओं को का उल्लंघन करना होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए मेरे रिसर्च में हमारे जो गाइड थे, उन्होंने हमें बोला था कि रिसर्च में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में रिज़ल्ट आपका 6.0 से 6.5 के बीच में आना चाहिए, ये हमें कहा गया था। लेकिन जब मैंने रिसर्च की, मेरा रिज़ल्ट आ गया 5.8। अब मैंने सोचा कि इसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस है? थोड़ा ही तो फ़र्क है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको चुपचाप से 6.0 कर दिया। तो ये भी रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, नैतिकताओं के खिलाफ है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स मैं दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ ये हो सकती है कि मान लीजिए मुझे मेरे रिसर्च के गाइड ने भेज दिया कि जाकर 100 लोगों का 100 लोगों का सैंपल लेकर आओ, वो लोग होने चाहिए जिनकी एज 18 से 20 साल के बीच में है। अब मैंने क्या किया, मैं फील्ड में तो चली गई, सैंपल लाने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। फील्ड में चली गई, मैंने मैक्सिमम 40 से 50 लोगों का ही सैंपल कलेक्ट किया, उनसे ही इंटरव्यू लिया, उन्हीं के व्यूज़ उस टॉपिक पर देखे और बाकी मैंने सोचा कि सबका लगभग सेम ही रिस्पॉन्स है, तो बाकी के जो रिमेनिंग 40-50 मेरे पास रहते हैं, उनको मैं खुद से ही कर लेती हूँ। उनको खुद से ही पुराने वाले रिसर्च से आइडिया लेकर के खुद से तुक्का मारकर लिख देती हूँ वैल्यूज़, काम हो जाएगा ईज़िली। यहाँ-वहाँ धूप में बाहर नहीं घूमना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉड किया। तो ये क्या हो गया, रिसर्च की नैतिकताओं के खिलाफ मैं चली गई। ये बातें किसी को पता चलती हैं, नहीं चलती हैं, लेकिन बुक्स में रूल्स के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। किसी को पता चले, ना चले वो अलग चीज़ है, मैं भी ना चलती हूँ, ठीक है? सो रिसर्च एथिकल प्रॉब्लम्स जो है रिसर्च की, इनमें से वो कौन-कौन सी हैं? तो वो है प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी, कोर्शन यानी कि बल प्रयोग, ज़बरदस्ती। अब जैसे 2-4 लोग हैं, मुझे उनसे डेटा चाहिए, वो नहीं दे रहे, मैं गुंडागर्दी कर रही हूँ, मैं ज़बरदस्ती उनसे जो है ये निकलवा रही हूँ, डेटा निकलवा रही हूँ, ज़बरदस्ती उनसे क्वेश्चन्स पूछ रही हूँ। कई बार होता है ना कि वो अगर हमें आंसर देने में कंफर्टेबल नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, कंफर्टेबल की तो अलग बात है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो क्या ज़बरदस्ती उनसे क्वेश्चन्स पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो कोएरिशन जो है, भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगला है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का भंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ओके? सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है और मैं अभी भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो मेरे साथ। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम आपकी वीडियो हम लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हो 1 आवर तक मैं लगातार नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए, आपका ड्रीम आप अचीव कर सको, इसीलिए हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं। इतना पहले बेस्ट आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आप लोग एक बार हमें ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और जोश के साथ अगले लेक्चर में आपके साथ मिलें। ओके? सो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ प्लेजरिज़्म, साहित्यिक चोरी, कोरिजन क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता को भंग करना, बेनिफिशियंस क्या होता है, उपकारिता, ठीक है, ये एक पॉजिटिव है, एथिकल प्रिंसिपल होता है ये, एथिकल प्रॉब्लम नहीं है। फिडिलिटी यानी कि निष्ठा, एक निष्ठा के साथ अगर आप काम करते हो, जो वादा आपने किया है उसको पूरा करते हो।
जो फाइनल रिजल्ट्स आपके आए हैं एज़ इट इज़ अपनी रिसर्च में वही लिखते हो बिना गोलमाल बीच में कुछ किए, तो क्या होता है वो सब रिसर्च के ही अंदर आता है। अब रिसर्च एथिक्स पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा-सा मे बी प्रॉब्लम आ चुका है, इसको मैं एकदम से देख लेती हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये भी एक मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू ही लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? सो 1 सेकंड दीजिएगा, मैं इसको सही करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे कि तब तक आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, सो अब ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? ठीक है? सो रिसर्च एथिक्स यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्वेंस रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द इंटरनेट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए अनुसंधान नैतिकता और इसका पालन आवश्यक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यहीं से आप करेक्ट आंसर देख सकते हो। सिर्फ इसी स्टेटमेंट से मैंने आंसर देख लिया, ठीक है? पॉलिसी मेकिंग बॉडीज जो होती है, they have to be accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence। जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं जो कि रिसर्च की पॉलिसीज बनाती हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो एक बेस्ट रिसर्च प्रोवाइड करवाते हैं बिना किसी गोलमाल के, बिना किसी गड़बड़ हुए, ठीक है? सो ये आंसर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है सिटेशन। सिटेशन क्या होता है? इट इज़ अ वे यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम अनदर रिसोर्स। अब एक चीज़ मैंने अपने थीसिस में लिखी है, वो चीज़ मैंने कहीं और से यूज़ की है। तो मैं सिटेशन में बताऊँगी कि ये जो डेटा आप पढ़ रहे हो, ये मैंने किसी और की फाइल से लिया हुआ है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए? एज़ अ रेफरेंसिंग स्टाइल। देखो इसमें भी सिटेशन का ज़िक्र है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। सिटेशन इज़ रेफरेंसिंग स्टाइल यूज्ड फॉर गिविंग क्रेडिट टू अदर्स फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। अब मेरी रिसर्च, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, मेरी रिसर्च किसी और बच्चे ने आकर एज इट इज यूज कर ली, तो अगर वो उस रिसर्च को यूज करके मुझे वहां पर क्रेडिट दे रहा है अपने थीसिस में कि ये जो भी डेटा है, ये जो भी मेहनत है, ये जो कुछ भी है, ये अंकिता मैम की थीसिस से हमने लिया है, आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो। ये क्या होता है? ये सिटेशन में रेफर किया जाता है, सिटेशन में मेंशन किया जाता है कि हम किसी और का डेटा यूज कर रहे हैं और ये उनकी मेहनत है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंस देने के 3 प्रकार होते हैं, एमएलए, एपीए, हार्वर्ड स्टाइल, ठीक है? एमएचआरए, शिकागो, ट्यूरेबियन एंड आईईई स्टाइल। सो इसमें से ज़्यादातर लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद थीसिस क्या होती है? रिसर्च के बाद आप लोगों को थीसिस बनानी होती है। A thesis statement is a declarative sentence that asserts the position a paper will be taking. This statement should be both specific and arguable. Thesis statement should show exactly what your paper will be about, and this help you keep your paper on a manageable topic. ठीक है? सो थीसिस हमें हेल्प करती है कि हमने पूरी रिसर्च में क्या किया, उस चीज को हमें शॉर्ट में बताने में। थीसिस को ही बहुत जगह डिसर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? डिसर्टेशन बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं ग्रुप में भी। अभी जैसे कुछ समय पहले बच्चों ने पूछा था कि डिसर्टेशन क्या होता है? तो थीसिस को ही कई बार डिसर्टेशन बोला जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कई कंट्रीज़ में, ठीक है? बाकी थीसिस, डिसर्टेशन एक ही चीज़ है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ बुक्स है और अदर सोर्स मटेरियल है जो कि हमने यूज़ किए हैं। अब अपनी रिसर्च के लिए मान लीजिए गूगल की कोई वेबसाइट्स मैंने यूज़ किए हैं, उनकी लिस्ट मैं अपनी बिब्लियोग्राफी में लिखूँगी, ताकि किसी और को बाद में पढ़ना हो तो वो वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। या फिर कोई बुक है पर्टिक्युलर जिसका मैंने रेफ़रेंस लिया था, जिससे मैंने मदद ली थी, उस बुक का नाम, टाइटल सब वहाँ पर लिखते हैं बिब्लियोग्राफी में। In which of the following stages application of ICT in research is relevant? So कहाँ पर है ये relevant? आंसर आपके सामने है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च में कहाँ कहाँ हमें मदद करता है? ICT क्या होता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजें।
तो ये हमें कहाँ मदद करती हैं? रिलेटेड स्टडी में जो मेरा टॉपिक है, सेम टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया है, उसके बारे में जानकारी लेने में, फटाफट गूगल पे जाकर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है? फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्शन, लोगों से मिलना, ये सब तो इंटरनेट नहीं करा के देगा। डेटा को एनालाइज़ करने में मदद करता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि आपने शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ठीक है? ये सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। नहीं पढ़ा है, नहीं वो चीज़ें आती है, कमेंट कीजिए, इन पे सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। और उसके अलावा इंडेक्सिंग द रेफरेंस, रेफरेंस को प्रॉपर इंडेक्स बनाने में भी आईसीटी हमें मदद करता है। ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन रिसर्च में जो आईसीटी यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? सैंपल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, ठीक है? लघु और विषम हो सकते हैं। देयर कैन बी एन एक्सेसिव टर्न ओवर ऑफ कम्युनिकेशन और डी है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में लीड टू इनकंसिस्टेंसीज। ओके, सो आईसीटी में देखो ये सब चीजें आती हैं, ठीक है? शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, अगर देखो रिसर्चर क्या करता है, कई बार रिसर्च में कुछ गड़बड़ हो जाती है। आईसीटी, कई बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। हिस्ट्री के बच्चे हैं, कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्होंने बचपन से कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता है, लेकिन उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उनके लिए, ठीक है? नॉलेज बहुत है। तो वो लोग जब आईसीटी का यूज़ करेंगे, तो वो बहुत बार टेक्निकल इश्यूज़ में ऐसे फँस जाएँगे कि उनको लगेगा उनका डेटा डिलीट ना हो जाए, ठीक है? ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हमने कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर कर लिया है। सो पेपर 1 की तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हम करवा ही रहे हैं, इसके साथ ही पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी आप सभी ध्यान दीजिए। सो इसके लिए हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है सब अवेलेबल है, और गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके उसको ज्वाइन कीजिए। ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट पेपर 2 को क्वालिफाई करने के साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है? सो आप आज ही इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालिफ़ाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। सेशन पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे मोटिवेट रखने के लिए कमेंट करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, अगर आपको ये सेशन एक्चुअल में पसंद आ रहा है और चाहते हो कि कंटिन्यू हम इसको करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस